नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल तिवारी एक बार फिर लेके आया हूँ एक नई कंपनी जिसका नाम है रिलायंस पावर। 5,696 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी। आइए इस कंपनी के बारे में आज बात करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों से कह चुका हूँ कि मैं कभी भी वो बातें नहीं करूँगा जो सब लोग करते हैं, जैसे इसकी रेन्यू, इसका पी रेशू या ये क्या कंपनी क्या काम करती है, तो आप सभी वीडियो में देख चुके हो। हम बात करेंगे कि क्या अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बनता है, क्या इस कंपनी में कोई ग्रोथ है, क्या ये कंपनी आगे जाकर हमें पैसा बना के दे सकती है, या पास्ट में इसने कभी पैसा बनाया है, और क्या प्रमोटर खुद इस कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं हर वीडियो के लास्ट में उस कंपनी में मेरा क्या इन्वेस्टमेंट है, मैं कितने प्रॉफिट में हूँ, या पास्ट में मैंने उस अपने उन शेयरों को बेचा है या कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाया है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों एक बार शुरुआत करते हैं फिर से रिलायंस पावर के बारे में। जैसा आप लोग जानते हो, एडीएजी ग्रुप की अनिल अंबानी जी की ये जो कंपनी थी जिसका नाम था रिलायंस पावर, इसका इतिहास उठा के आप देखें तो एक समय ऐसा भी था जब ये कंपनी स्वर्णकाल युग में कही जाती थी। फिर समय बदला और रिलायंस पावर ज़बरदस्त घाटे में आई। कुछ समय के बाद अनिल अंबानी जी पे कुछ सेबी ने ऐसे प्रतिबंध लगा दिए कि उनको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर, इन दोनों ही कंपनियों से इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे रिलायंस पावर में प्रमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। इसके शेयर जो थे वो 3-4 रुपये हो गए। तब मेरे पास इसके अच्छे खासे शेयर हुआ करते थे। कुछ समय के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि शायद इस कंपनी में इतनी ग्रोथ नहीं है, मैंने अपना कुछ प्रॉफिट में माल काट दिया। लेकिन कुछ समय के बाद एक धमाल तब हुआ जब अचानक इसमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दी। कंपनी भी थोड़ा प्रॉफिट में आई। फिर मेरी नज़र तब गई जब रिलायंस पावर की एक एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की आउटस्टैंडिंग जो कर्जा था वो 2022 तक 2,216.43 करोड़ रुपए था। कंपनी ने एक्सिस बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी और कैनरा बैंक और अन्य लेंडर्स बैंक जो थे, उनको 1200 करोड़ रुपए का एक वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर दे दिया कि भाई अब इतना पैसा ले लो और वन टाइम हमारा कर्जा वो सेटलमेंट कर दो। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग्स बढ़ने लग गई और प्रमोटर होल्डिंग्स जो बढ़ी वो ये थी कि आज की तारीख में प्रमोटर के पास 24.99 करीब 25% माल प्रमोटर के पास है। एफआई के बाद पास 7.35, पहले एफआई का भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं था, अभी एफआई भी आ गया। और एफआई जब आता है तो आप लोग समझते हो क्या है। इधर डीआई के पास भी माल आ गया 3.19% और पब्लिक के पास 64% माल। एक खास बात जो मुझे इस कंपनी में लगी, जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अचानक बढ़ाया, मैंने भी बढ़ाया, वो ये लगी कि मार्च 2023 तक प्रमोटर, मतलब सितंबर 2022 में जो प्रमोटर थे उनके पास थी तो 25% होल्डिंग करीब, लेकिन उसमें से 24.5% होल्डिंग प्लेस थी, कर्ज में थी बैंकों के। और सितंबर दिसंबर 2023 तक भी 4.58% तक जो इनकी इक्विटी थी वो कर्जे में, मतलब वो भी प्लेस थी। लेकिन अचानक मार्च 2023 में इन्होंने अपना सारा इक्विटी छुड़वा लिया, मतलब प्लेस जीरो हो गया। अभी प्रमोटर के पास 25% जो माल था वो उनका खुद का था, उसमें कोई बैंक के पास गिरवी नहीं था। यानी कि अभी प्रमोटर इसमें इंटरेस्ट लेने लगे थे। और फिर अगेन मेरे बात कि भाई मेरा जो मनपसंद सब्जेक्ट है वो प्रमोटर होल्डिंग्स है। मैं मानता हूँ अगर मालिक इंटरेस्ट ले रहा है तो कोई ना कोई बात तो होगी, क्योंकि अंदर की बात सिर्फ मालिक जानता है। तो अचानक ही अगर मालिक इंटरेस्ट ले रहा है, मालिक अपनी खरीदारी कर रहा है, मालिक को कुछ दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ बात तो कंपनी में होगी। मेरी निजी सोच है और इसी बेस पे मैं पर्सनल भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो भाई मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, तो वो सोच मेरी दोनों ही जगह एक सी है कि अगर मैं किसी डील में इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को अपना प्रॉफिट दिखा होगा तो ही मैं इतना इंटरेस्ट लूँगा। अगर मुझे लगेगा यार इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लूँगा। हो सकता है मैं काम करूँ, पर इंटरेस्ट लेने में और काम करने में दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो अच्छा, एक चीज़ और है, इसका जो बुक वैल्यू है, अभी भी आप देखो तो इसका बुक वैल्यू 40 रुपये 89 पैसे।
बुक वैल्यू भी मेरी नज़र में थोड़ा सा अहम चीज़ है। अरे भाई, अभी हम कंपनी का माल खरीद रहे हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब वो 15 रुपये प्लस पे, और बुक वैल्यू उसकी 40 रुपये। तो अभी आप सेफ़ हो, इतना तो आप ध्यान में रखोगे, आप सेफ़ हो। बुक वैल्यू बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती है, लेकिन एक ठीक ठाक बुक वैल्यू है। तो दोस्तों, कुछ ये रीज़न्स हैं कि मुझे रिलायंस पावर एक ऐसी कंपनी लगी जो भविष्य में हमको पैसा बना के दे सकती है। और बाकी अगर हम काम के ऊपर देखें तो शॉर्ट में जी नॉर्मली देखते हैं कि भाई दूरसंचार, मीडिया, मनोरंजन, वित्तीय सेवाएं, बुनियादी ढांचों के साथ ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों में काम करती है कंपनी। अपनी सहायक कंपनियों के साथ स्थापित क्षमता, जो इसकी टोटल क्षमता है वो 33,480 मेगावाट है। यहाँ भी एक बहुत बड़ी चीज़ देखने की बात यह है कि आज जो गवर्नमेंट सारे पावर सेक्टरों की जितनी भी कंपनियां उनकी हेल्प कर रही है, तो ये तो एक ठीक ठाक कंपनी की इसकी जो क्षमता है वो भी 33,480 मेगावाट है। ठीक है, और ये सोलर एनर्जी में भी काम कर रही है। और आने वाला काम समय, अगर गाड़ियों में जाओ तो ईवी में, और अगर आप इलेक्ट्रिक में जाओ तो भाई आपको पता है कि आने वाला समय सोलर एनर्जी का ही है। ठीक है, वर्तमान समय में अभी इसकी, ये भारत जैसे देशों में तो अभी इसकी शुरुआत ही है, अभी इतना आगे नहीं है, लेकिन भविष्य में इन्हीं का है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम छोटे ही कर देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। मुद्दे की बात ये है कि यही कुछ कारक हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई रिलायंस पावर एक ऐसी कंपनी है जिसका ओवरऑल बिजनेस हम देखें, इसका मार्केट कैप भी अब ठीक होता जा रहा है। और देखें तो प्रमोटर होल्डिंग्स है, एफआई आ गया है, टीआई आ गया है। कंपनी ने अपने सारे शेयर अनप्लेस कर लिए हैं, पहले कर्जे में बैंकों के पास से तो छुड़वा लिए हैं, और आने वाला समय भी पावर सेक्टर का है। और जो ये शेयर है वो भी इस रेट में है कि अभी हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी आउट ऑफ हैंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार ये तो हाथ से चला गया। तो दोस्तों, मेरा पर्सनल इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 5,200 शेयर है, प्लस 5,200 प्लस शेयर हैं, और जिनकी ख़रीद है 11.85 रुपये। वर्तमान में ये करीब 15 रुपये प्लस चल रहा है, और जिसमें मैं ठीक ठाक मार्जिन में हूँ। और ये मेरे लॉन्ग टर्म शेयर हैं, मैं इनको लॉन्ग टर्म ही रखना चाहता हूँ। मैंने बीच में अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई थी, और अगर मुझे मौका मिला या फिर कुछ हुआ तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें बढ़ाना पसंद करूँगा, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक होने के बावजूद फंडामेंटल और बाकी चीज़ों के हिसाब से एक ऐसा शेयर है जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं, और ये उम्मीद भी रख सकते हैं कि ये हमें पैसा बना के देगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को कम शब्दों में यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा उस कंपनी का अपना इन्वेस्टमेंट, और मैं वहां पे कितने प्रॉफिट में हूं, मैंने क्या क्या प्रॉफिट टच किया। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको, जो मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं लिंक में जाकर, वहाँ पे भी मैं जितने भी वीडियो बनाए हैं तो उन कंपनियों में मेरा क्या इन्वेस्टमेंट है और मैं कितने प्रॉफिट में हूँ वो मैंने उस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लिंक में जाकर आपको कोई मैसेज देना है तो मैसेज दीजिए। बाकी अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो उसका भी वेलकम है, क्योंकि आप लोगों के सुझाव से मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा। मैं अपना पोर्टफोलियो आप लोगों से धीरे धीरे करके शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी शेयर्स हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, लेकिन कुछ को मैं केवल वॉचिंग के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं। तो दोस्तों, मैं अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे भी कुछ सजेशन देंगे ताकि मैं अपने भी पोर्टफोलियो को और कुछ सुधार सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी इस वीडियो को देखा और मुझे प्रोत्साहन दिया कि मैं इसी तरह अगले वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।